नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज स्ट्रेट टॉक में हम आपको पहले आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इन दो तस्वीरों में क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो की है, जिन्होंने इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया है क्योंकि एक गर्भवती महिला की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान मौत हो गई। 34 साल की पर्यटक भारतीय महिला को लिस्बन में एक अस्पताल में बेड नहीं मिल सका, जिससे उसे दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। अब दूसरी जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य की है। मध्य प्रदेश के बरगी में अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। मां सुबह से ही अपने 5 साल के मासूम को गोद में लेकर डॉक्टर का इंतजार करती रही। घंटों के इंतजार के बाद भी डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंचे और मासूम ने मां की गोद में दम तोड़ दिया। बरगी के एक गांव के तिनहेटा देवरी के रहने वाले संजय पंद्रे अपने 5 साल के मासूम बेटे ऋषि पंद्रे को इलाज के लिए बरगी के स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी थे, ना ही डॉक्टर। बेबस और मां और परिजन काफी देर तक बेटे को लेकर अस्पताल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे। कई घंटों तक जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो मासूम बालक ने अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ दिया। आज स्ट्रेट टॉक में हम इन दोनों तस्वीरों के जरिए ये सवाल उठाना चाहते हैं कि भारत में क्यों हमारी सरकारों की प्राथमिकता जनता की सेवा करना नहीं दिखती है। यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में टीचर और पीने के पानी की गैर हाजिरी की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से खाना पूर्ति वाले बयान परोस दिए जाते हैं। क्या अमृतकाल में हम भारत में भी पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री की तरह ही अपने मंत्रियों को भी नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देते हुए देख पाएंगे? अगर इस्तीफा नहीं तो कम से कम अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में टीचर की हाजिरी सुनिश्चित करने की अपनी ड्यूटी निभाते देखने की कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। आज स्ट्रेट टॉक में भारत में अमृतकाल की परिकल्पना में हम जनता के सामने कुछ ये सवाल उठाना चाहते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। क्या अमृतकाल में मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी? हमारा अगला सवाल है, क्या विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर न मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या अमृतकाल में भारतीय जनता भी इन समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी? सवाल है कि क्या अमृतकाल में भारतीय जनता भी इन समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी? क्या भारत को विकसित बनाने में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर व्यापक चर्चाएं जरूरी नहीं है? तो ये तमाम सवाल हम आज दर्शकों के सामने उठाना चाहते हैं और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने विचार और सवाल यहाँ पर रखें। हमारे आज के अतिथि के स्वागत से पहले हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपका इन तस्वीरों पर कोई विचार, सवाल है तो कृपया शो के दौरान जरूर उठाइए। आपके सवाल, विचार लोकतंत्र के लिए अनिवार्य निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हैं। कृपया संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी। पंकज, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की भयावह तस्वीरों को लेकर एक व्यापक समझ रखते हैं और लगातार बने रहे हैं इन मुद्दों पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नेहा, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो स्ट्रेट टॉक से जोड़ा और ये पहला अवसर है कि मैं इस चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी कि आप भी वहां पर लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आप देखते रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वहां पर बार बार इस तरह की खामियां नजर आती हैं। और अब जो ताज़ा तस्वीर है कि मासूम 5 साल के बच्चे ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया, अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचे और कहा जाता है कि पत्नी का व्रत था इसलिए आने में देरी हो गई। ये घटना कितना झकझोरने वाली है? नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से चरमराई हुई है और लंबे समय से ये जब आपके दर्शक सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि एक तरफ जहां भी आपने पुर्तगाल की चर्चा की और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है, तो ये जो अस्पताल की दहलीज पे एक मासूम बच्चे ने माँ की गोदी में दम तोड़ा है, ये
कितना भयावह होगा या कितना दुखदायी होगा उस बात के लिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में कोई अकेली घटना नहीं है या कल ही कोई ऐसी मात्र घटना नहीं हुई है जिसपे चर्चा की जा सकती। मध्य प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है उनमें ये रोज का फिनोमिना है और जिस तरीके से भयावह घटनाएं होती हैं और घटना दर घटना होती जाती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई, हालांकि सॉरी, हालांकि क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि वो बच्चे के जन्म लेने से पहले और मृत्यु तक, व्यक्ति के मृत्यु होने तक इतनी सारी योजनाएं चलाती है कि कहीं किसी को परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि यहाँ जो ऋषि पंद्रे नाम का ये जो बच्चा था, ये केवल अकेली घटना नहीं, इससे भी भयानक घटनाएं अस्पतालों में होती है। मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं, करीब की मातृ मृत्यु दर, मतलब आप ये समझ जाइए कि 1000 महिलाओं पे 79 महिलाएं जो है उनकी मौत हो जाती है। मतलब बच्चों के लिए एसएनसीयू की व्यवस्था होना चाहिए या पीयूसी की व्यवस्था होना चाहिए, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं है जी। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है और जो लोग हैं वो एक किस्म से यूज्ड टू है कि उन्हें पता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता है। सरकार के सैकड़ों दावे होते हैं, पर मध्य प्रदेश का व्यक्ति है वो कहीं ना स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। जी, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश, लेकिन बीते दिनों भी लगभग हर महीने में इस तरह की तस्वीरें आना और बार बार सरकार का, यहाँ तक कि जो शिवराज चौहान है उनका भी ये कहना कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम स्वास्थ्य सिस्टम को बेटर करेंगे, बनाएंगे, लेकिन बार बार ये घटनाएं आती हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्या सिर्फ बयानबाजी की जाती है, जबकि वहाँ पर जो धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर जो काम है वो शायद ये मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली सरकारों के जो प्राथमिकताएं हैं उसमें स्वास्थ्य कहीं नजर नहीं आता है। और आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे वो कुपोषण हो, मॉल न्यूट्रिशन हो, महिला मृत्यु दर हो या जो शिशु होते हैं छोटे, उनके इलाज की बात हो या सामान्य इलाज की बात हो, आप देखेंगे जो वाहन होते हैं, मतलब जो बीमार को ले जाने के लिए, वो भी पर्याप्त नहीं है। तो छोटी छोटी सुविधाएं, नेहा आप ताज्जुब करेंगी कि जो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल हैं उनमें पीने का पानी नहीं है। तो अगर एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर के इंतजार में अस्पताल के सामने, जो बरगी में घटना सामने आई जबलपुर में, अगर खत्म हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब पानी जैसी सुविधा के लिए यहाँ का मध्य प्रदेश का व्यक्ति तड़प रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो आम आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट अस्पताल, वो जब सरकारी की तरफ जाता है तो वहां पर उसके साथ एक किस्म से अमानवीय बर्ताव होता है, जानवरों की तरह बर्ताव होता है। अगर वो ठीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भगवान की इच्छा होती है, उसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं होता है। मैं कहूंगा कि जो डॉक्टर है उसमें मात्र 5 से 10% डॉक्टर ही ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वरना वो अपने निजी क्लिनिक में मरीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ ये जो बरगी वाली घटना है पंकज, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब ये मासूम ने दम तोड़ दिया अपनी माँ के गोद में और परिजन इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे थे और डॉक्टर ने ये बयान दिया, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो सकी है या कोई बयान आ पाया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? देखिए नेहा, आज आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के 100 तरीके हो सकते हैं जी। तो देश की सरकार वो डिजिटल की बात करती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, विकास की बात हो रही है, लेकिन आज तक डॉक्टर को समय से अस्पताल पहुंचाने का कोई कदम नहीं करता। दूसरी बात है, डॉक्टर मध्य प्रदेश का डॉक्टर हो, देश का डॉक्टर, वो निजी प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करते। तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल है, जिला चिकित्सालय है, उनके ठीक सामने ही निजी क्लिनिक होती है, जहां वो मरीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, प्यार से बातें करते हैं। लेकिन जब यही मरीज सरकारी अस्पतालों में जाता है तो उसे हिकारत की नजरों से उस पर गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर है। और नेहा, केवल ये बात नहीं, अब जैसे जबलपुर में अभी आपको बता दें, एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक अग्निकांड हुआ एक अस्पताल में, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी, और उसमें आग लग गई। आग लगने में वहां भर्ती मरीज जल गए, उसका स्टाफ जल गया, करीब 8 लोगों की मौत हुई
और कई लोग घायल। लेकिन इस सब के बाद भी जो अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं वो फिर कागजों में दुरुस्त, उन पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक सर्कुलर चलता है कि आप लोग व्यवस्थाएं, उसके नाम पे भी भ्रष्टाचार हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का भ्रष्टाचार है, वो भी अति है। आप ऐसे में अगर सरकारों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो बयान दे, हालांकि बयान आ जाते हैं और ट्वीट आ जाते हैं, आजकल तो ट्वीट भी आता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल का लाइव मुआयना कर लीजिए, आपको वहां व्यवस्था नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो जो दिखेगी वो तकरीबन सिर्फ इसलिए कि ड्यूटी को कुछ देर के लिए दिखाना है। ये स्थितियां है जी। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं आपसे और समझूंगी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की कि क्या ये हाशिए पर है। हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से पंकज सोनी मैं बातचीत आगे बढ़ाऊंगी। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको लगभग 2 सालों का कार्यकाल वहां पर हो गया और इन 2 सालों में जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह के सैकड़ों वाकये सामने आ चुके हैं जिनमें मौत हुई है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, उनकी एब्सेंस की वजह से, एम्बुलेंस की एब्सेंस की वजह से कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद, इन सभी घटनाओं के सामने आने के बावजूद, इनमें से किसी भी घटना ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनकी नैतिकता को झकझोरा नहीं और इस्तीफा नहीं आया नैतिकता के तौर पर। क्या कहेंगे आप? नेहा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अव्वल तो स्वास्थ्य मंत्री को जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की, उसको देखते ही साथ मतलब पद ग्रहण करने के साथ ही इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो भयावह तस्वीरें हर रोज मध्य प्रदेश के जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पतालों से आती है, उसके बाद कहीं भी आप इसे नहीं कह सकते कि ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के जो 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या है उसके लिए कहीं भी जो है मुफीद है। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है करीब 2000 का कम है अब भी, और जो स्वास्थ्य केंद्र है 550 के करीब, उनमें भी कमी है। और इसके बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी 200 स्वास्थ्य केंद्रों की अभी भी कमी है। और जिला चिकित्सालय की हालत देखें तो वहां पे भी कम से कम 1 से 2 जिला चिकित्सालय अभी भी होने चाहिए। और नेहा, ये बात तो हो गई सामान्य इलाकों, लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ ये है पीएससी और ये जो छोटे छोटे केंद्र बने रहते हैं, वहां आपको ना तो कोई सुविधा मिलेगी। आप ये कह सकते हैं, आप या इतनी सी बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब एक बिल्डिंग जरूर बना दी गई है, लेकिन वहां डॉक्टर और जो उपलब्ध सुविधाएं होती हैं वो कुछ भी नहीं है। तो जो भयावह तस्वीर है वो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, महिला प्रसूतिका के लिए आती है, तो जब वो एक आदिवासी इलाकों में उन्हें इलाज नहीं मिलता 2-2, 3-3 दिन, और जब वो जिले की तरफ जाते हैं तब जाके कहीं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं। और ज्यादातर मामलों में ये होता है कि अस्पताल पहुंचने के पहले मौत हो जाती है या रास्ते में मौत हो जाती है, या वो इस स्थिति में पहुंचते गंभीर हालत में कि वहां उनको इलाज नहीं मिल पाता या बहुत देर हो चुकी है। तो बहुत से मामले इसी तरीके से सामने आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है कि जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है प्रभुराम चौधरी, उन्हें अपने नैतिकता के आधार पर कई बार इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन यहाँ नैतिकता नाम की चीज है नहीं। सारा फोकस चुनाव पर रहता है, चुनावी मोड में सरकारें रहती है साल भर, पूरे 5 साल उसी मोड पे रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो नैतिकता की बात करना मध्य प्रदेश सरकार से या भारत में सरकारों से बिल्कुल बेमानी बात है। और जो आम आदमी है उसके लिए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो हमेशा रोजमर्रा के जीवन की बात है। मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है पंकज, जो अभी मेरे सामने समझ में मुझे आ रही है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो यहाँ पर, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में जो स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ पर, वो जनता की सेवा करती हुई नजर नहीं आती है। ऐसे में जो इस तरह के मुद्दे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे की शक्ल नहीं ले पाते हैं? यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, या जनप्रतिनिधि जो वहाँ पर लोकल लेवल पर है, जमीनी स्तर पर, वो इन मुद्दों को प्राथमिकताएं नहीं देते हैं? बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो चुनाव का मोड है वो जरा अलग मोड है मध्य प्रदेश में या देश में। जैसे आपको बता दें कि अभी एक बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन वो चुनाव का मुद्दा नहीं बना, जबकि उसकी जगह दूसरे मुद्दे बन गए। तो यहाँ जो अभी भी जैसे स्कूली शिक्षा है
वो दूर की कौड़ी है अभी मध्य प्रदेश में, स्वास्थ्य दूर की कौड़ी है मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से जो आम जनजीवन की जरूरतों की चीजें हैं वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। हालांकि चुनावी मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन जो आम लोगों की अशिक्षा है उसमें चुनावी चर्चा कि किस नेता के पास कितना ज्यादा पैसा है, या जो अलग अलग तरीके सेल्फी पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, स्वच्छ सिटी बनाने पे या स्मार्ट सिटी बनाने पे जोर दिया जाता है। लेकिन जो पहली मूलभूत जरूरत है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। इसको बिल्कुल उपेक्षित रखा जाता है, ना ये घोषणा पत्रों में होता है और ना लोगों के चर्चा का विषय होता है। ये साफ दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है वो किस तरह की जो है हालत वहां पर बनी हुई जनता की, खासकर हेल्थ की बात की जाए तो। पंकज, जब आपने वो प्राइवेट अस्पताल का जिक्र किया कि वहां पर इस तरह से आग लग गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विपक्ष की भूमिका जो है वो भी यहाँ पर नगण्य दिख रही है। बेशक कांग्रेस अभी विपक्ष में है, लेकिन उन्होंने भी इन सब मसलों को जो है वो यहाँ पर मुद्दा नहीं बनाया। विपक्ष मध्य प्रदेश में हमेशा से कमजोर रहा है और ये एक वजह है कि यहाँ विपक्ष में बोलने के लिए कोई मौजूद नहीं है। बहुत इक्का दुक्का आवाजें, जैसे मध्य प्रदेश में अभी जबलपुर के बरगी में जो ये एक मासूम बच्चा, आदिवासी मासूम बच्चा था, इसके साथ जो घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ट्वीट आया। लेकिन इतनी गंभीर घटना के बाद भी न लोग जागते हैं, न आंदोलन करते हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करते हैं। एक ट्वीट ही काफी है बस इस पूरी घटना के लिए, और आने वाले 1-2 दिन में इससे भी बड़ी घटनाएं सामने आ जाएंगी जो इस घटना को भुला देंगी। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये, चाहे बेशक इन घटनाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है लाचारी की स्थिति में जनता दिख रही है मध्य प्रदेश की। ना उसकी आवाज विपक्ष सुन रहा है, ना उसकी आवाज सरकार सुन रही है। समाधान क्या हो सकता है इसका, पंकज? समाधान जनता की तरफ से आ सकता है कि जनता का स्वास्थ्य सेवाओं में अगर भरोसा है या उसे अपने लिए स्वास्थ्य सुविधा चाहिए है तो उन्हें अपने लिए प्रयास करना हो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो यहाँ के जिला चिकित्सालय है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। वो ये जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा, तो उन्होंने भी अपना जो मन है वो इनकी तरफ से मोड़ लिया है, मुश्किलों के हालात में वहां जाते हैं। या फिर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो सागर जिला है, यहाँ से नागपुर इलाज के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ से करीब 4 से 5 बस रोज इलाज के लिए नागपुर जाती है। तो आपको बता दें कि सागर में एक मेडिकल कॉलेज होने के बाद अगर 4 से 5 बस भर के लोग नागपुर दिखाने जाते हैं, तो आप यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों का भरोसा समझ सकते हैं। मतलब शहर में मेडिकल कॉलेज होते हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज पर भरोसा नहीं। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं में जब तक जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सरकारें गंभीर नहीं होगी, इसके लिए जो स्वास्थ्य का बजट है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, सुविधाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी, तब तक ये स्थितियां बदलेंगी। दूसरा, डेडिकेशन के साथ काम होना चाहिए। अस्पतालों के प्रति ना तो डॉक्टरों का डेडिकेशन दिखाई देता है, ना उनको प्रशासकों का डेडिकेशन दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी, जब जाके देखता है तो उसको ये लगता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाता, जबकि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखेंगे तो लोग सरकारी सेवाओं को प्रेफर करते हैं। अभी आपने यही देखा होगा कि पुर्तगाल में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने एक छोटी सी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए, हालांकि उनके लिए वो बहुत बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक छोटी सी घटना पे जिम्मेदारी का बयान भी दिया। किसी नेता का आप अगर अपेक्षा करें कि एक छोटी बयान आ जाए तो वो भी नहीं आया। और जैसे आज इस जबलपुर में घटना हुई है, आप देखिए इस पे मौन है, मीडिया ने खबर दिखाई है, लेकिन आप जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिखेंगे जी। पूरा तंत्र इसको लीपने, पोतने और ढकने पर लगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर कोई बयान सामने नहीं आया है, इतनी खबरें, ये जो खबर सामने आई उसके बाद भी ये साफ दर्शा रहा है कि बयान ना देना कितना गैर जिम्मेदाराना है, कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई है, मुझे कोई जो अधिकारियों को फटकार ही लगानी हो या फिर कोई जिम्मेदारी वाली बात करनी हो। साथ ही मैं ये समझना चाहूँगी पंकज कि वहाँ पर बार बार ये बातें आई हैं, जब पिछली बार हमने एक और मासूम की इस तरह से घटना थी कि एम्बुलेंस की
गैर मौजूदगी में अस्पताल ने मना कर दिया कि हम एम्बुलेंस आपको नहीं दे सकते, तो पिता चले गए एम्बुलेंस की तलाश में और एक छोटा मासूम बच्चा अपने भाई को गोद में लेकर एम्बुलेंस की इंतज़ार करता रहा। इसके बाद एमपी के जो सीएम है शिवराज चौहान, उन्होंने कहा था कि जो कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, जो डॉक्टर्स के सैंक्शन जो पोजीशंस है, पद हैं, उन पर भर्तियां भी की जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट के बाद इतना लंबा वक्त हो जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर से कुछ इस तरह की घटनाएं आती हैं। ये सारी जो तस्वीर बता रही है, ये बता रही है कि वर्किंग कल्चर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार का। खासकर जब बात प्रधानमंत्री अमृतकाल की करते हैं तो यहाँ अमृतकाल जैसी कोई शुरुआत नहीं हुई है, छोटे से में, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उस पर जो खर्च हो रहा है, या आप देखेंगे जो बड़ी योजनाएं बनती है उनकी शुरुआत प्राथमिक चीजों के सुविधाओं में बढ़ोतरी करने से होनी चाहिए। अब जैसे आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी जैसे जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी की जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पहले है, उसके बाद लग्जरी के तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो अगर जब तक संक्षेप में जी बात रखिए अपनी एक लाइन में, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। सबसे बड़ा जरूरत है नजरिए को बदलने की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेगी तब तक चीजों में बदलाव नहीं होगा और तब तक अमृतकाल की शुरुआत भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पंकज सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से मध्य प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और अब हम एक दूसरी खबर आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक 13.5% की दर से बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के बुधवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, इसकी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 13.5% दर्ज की गई है, जबकि जनवरी से मार्च तक की तिमाही में ये 4.1% था। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 20.1% रही है। चीन की वृद्धि दर 2022 की अप्रैल जून तिमाही में 0.4% रही है। भारत के आर्थिक मामलों के कई जानकारों ने देश की आर्थिक वृद्धि दर दहाई अंक में रहने का अनुमान जताया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने मौद्रिक नीति समीक्षा में 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर करीब 16.2% रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन ये जो 13.5% की वृद्धि दर है, इस पे काफी जो प्रशंसा है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जा रही है। कितना खुश होने की जरूरत है या तस्वीर कुछ और भी है, वो समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक मामलों के जानकार सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट प्रत्युष भास्कर। प्रत्युष, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। प्रत्युष, प्रत्युष, क्या भारत ने वाकई में दुनिया की सभी जो मेजर इकोनॉमीज है उनको पछाड़ दिया है? देखिए नेहा जी, ये तस्वीर की दो पहलू है। एक तो कहते हैं ना, जो स्थिति बनी हुई है, कोविड के बाद बहुत स्थिति खराब हुई थी। आपको भी वो पल याद होगा जब हमारा जीडीपी करीब 24% शून्य से नीचे जा चुका था और उसके बाद आनन फानन में बहुत सारे कदम उठाए गए थे, सरकार को उठाना भी था। आपने देखा बहुत बड़ा माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ था, करीब 1 करोड़ से ज्यादा लेबर्स शहरों से गांव की ओर गए थे, जिनको लेकर कोई डेटा अभी तक फिलहाल मौजूद नहीं है। तो जो भी डेटा हमारे सामने आता है उसे हमें थोड़े एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा कितना सही है, कितना निष्पक्ष है। लेकिन जहां तक सवाल जीडीपी का है, इसमें बहुत सारी चीजें, तथ्य ऐसी हैं जिसको देखकर हम थोड़े खुश हो सकते हैं, क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पे देखिए तो यहाँ तक आईएमएफ भी ये बोल चुका है, वर्ल्ड बैंक बोल चुका है कि इंडिया की जो जीडीपी रेट है वो बाकी तमाम अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये तो हम मानते हैं, लेकिन अक्सर जब हम सांख्यिकी द्वारा दिए गए डेटा की बात करते हैं तो हम उन पहलुओं पे ही ध्यान देते हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं। आप जानते भी होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था भारत में ज्यादातर एमएसएमई एसएमई से जुड़ी हुई है। वहां पर स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि काफी साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जब उनसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बेहतर जरूर हुई है
तो जो 13.5% की बात हो रही है ना, आप एक तो देखिए कि वहां पे एक राइडर लगा हुआ है बेस इफेक्ट, यानी कि पिछले साल इसी तिमाही में क्या आंकड़े सामने आए थे उसके हिसाब से देखें तो बेहतर है, लेकिन जो प्रोजेक्शन फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था उससे थोड़ी नीचे है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वी हैव टू थ्रो इन द टास्क, लेकिन फिलहाल स्थिति उतनी बुरी नहीं है, पर कुछ और भी ध्यान रखने की जरूरत है। हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत फिलहाल नहीं है। जी। कुछ लोग इस तस्वीर को ऐसे भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड काल का जो एक प्रभाव था वो शायद इंडियन इकोनॉमी से हट गया है। इस बात को कितनी आप इस तकरीर को कितना मानेंगे? नेहा जी, आपको याद होगा जब कोरोना आई थी महामारी, उससे पहले भी हमें स्थिति बहुत खास अच्छी नहीं थी। हम बार बार डिप्रेशन की बात कर रहे थे और जो अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं थी, तो कोरोना ने आके हमारी तैयारियों पे जरूर पानी फेर दिया था और स्थिति और खराब हो गई थी। ये कहिए कि जो हालत फिलहाल यूरोप में फिलहाल दिख रहा है, उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, डिमांड को लेके बहुत इशू हुआ है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आए हैं, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा है, बाढ़ आया हुआ है, इन सब को देखें तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर कम है। तो इसमें फिर मैं दोबारा वही कहूंगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को छोड़कर बाकी बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ गई है, जिसको हमें बहुत गंभीरता पूर्वक देखना पड़ेगा। कोरोना एक ऐसा पल था जहां पे हम थोड़े से अनप्रिपेयर्ड दिखे थे, लेकिन फटाफट आनंद फानंद में सरकार ने बहुत कुछ किया, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ की गई। आपने देखा होगा वैक्सीन को लेकर जो कुछ भी देश में किया गया वो अप्रत्याशित था, अप्रतिम था, फिलहाल विश्व में कहीं नहीं दिखा था। लेकिन कोरोना के हटने के बाद जो कहते हैं ना, जिस तरह से जीडीपी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बहुत छोटा 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, जो कि आजादी के बाद सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन बताया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब घर में जो इंसान कमा रहा है, समझिए क्या उसका कमाई कम हो जाए तो क्या हालत होगी, कोई अर्थव्यवस्था हमारी हो गई थी। और अभी भी आप देखें तो बहुत सारे जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट में जा रहा है। अगर हम बाहर से चीजें मंगाकर विकास दिखाते रहेंगे तो मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो बार बार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत दम है, जरूरी है उसके लिए माकूल परिस्थिति तैयार किया जाए। हाँ, कोरोना ने हमें मुश्किलों में डाला था, लेकिन अब वक्त है वापस जो कुछ भी हमने छोड़ा है उसे वापस लेने का। क्या हम इस तस्वीर को ये भी इस तरह से भी समझे कि जिस तरह से कोरोना से पहले समय जो था उसकी आपने बात की कि पहले भी हम कोई अच्छा नहीं कर रहे थे और कोरोना ने आया तो उस तस्वीर को और खराब किया। अब हम माने कि पहले भी जो अर्थव्यवस्था का बुरा दौर चल रहा था भारत के भीतर और कोरोना में भी और ज्यादा बुरा हो गया, तो पहले वाले बुरे दौर को भी क्या हमने अब रिकवर कर लिया है? कुछ हद तक क्योंकि पिछले तिमाही में ये बात कही जा रही थी कि जहां हम थे वहां पर यथावत आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद नई परेशानियां सामने आई। आपने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारी जो एडिबल ऑयल का सिनारियो बहुत खराब हो गया था, फ्यूल का कंज्यूम बढ़ा था। हालांकि इस पर रशिया के साथ कुछ और डील की गई है देश तरफ, जिसपे बहुत अंतर्राष्ट्रीय तरफ पे हमारी भद्रता हुई है। लेकिन जो रिकवरी की बात आ रही है ना, वो रिकवरी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्थिति कोरोना के पहले थे उसके बाद और मुश्किलें बढ़ गई। आपने देखा होगा साल दर साल बाढ़ की जो विभीषिका है काफी बढ़ रही है। भारत में जहां पे कहीं पानी नहीं होता था, राजस्थान बाढ़ से ग्रस्त है। यूपी बिहार में मानसून लेट हो चुका है ऑलरेडी, और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आया जब पानी छोड़ा गया तो पूरा बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। तो मेरे ख्याल से बदले हुए परिवेश में सरकार को अपने मापदंड थोड़े बदलने पड़ेंगे, और एक हर साल दर साल जो बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है उसको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। बार बार हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के भरोसे नहीं रह सकते हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो जहां तक नेहा जी आपका ये सवाल है कि क्या हम पहले वाली स्थिति में पूर्ववत आ चुके हैं, स्थिति भले आंकड़ों में आपको वही दिख रही होगी, कमोबेश 5-10% का फर्क होगा, लेकिन जो हमारे पास मुश्किलात आए हुए हैं वो बहुत बड़े हैं और उससे डट के मुकाबला करना पड़ेगा। आप इंडिया का अगर मैप भी देखें तो हम हर तरफ से पानी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी कुछ होगा तो पहला असर एशिया में हम पे ही होने वाला है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म प्लान के नजरिए से। आपने यहाँ पर जो एक पर्यावरण है उसकी भी समस्या की बात रखी है, उस पर भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, क्योंकि तकनीकी समस्या की वजह से आवाज़ की कोई समस्या सामने आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज जो मसला अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी की, जिस पे कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से भारत ने जो है यहाँ पर जीडीपी हासिल की और दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ जो है उसे पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट प्रत्युष भास्कर। प्रत्युष, बातचीत आगे बढ़ाना चाहूँगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न्स जताए थे कि अगर इंडियन इकोनॉमी की और तेज़ी से आगे बढ़ना है तो एक प्लानिंग जो है इस तरह से भी करनी चाहिए जो कि अभी नहीं नज़र आती है। क्या फिलहाल जो हमारा ग्रोथ है यहाँ पर जीडीपी में, इसमें ये प्लानिंग की गैर मौजूदगी में जो आने वाला वक्त है कितना चैलेंजिंग आपको नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल है नेहा जी, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यह संभव है। हालांकि इस ओर सरकार ने काफी कदम उठाए हुए हैं और वो काम कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा तेजी देने की जरूरत है। क्योंकि एक पुस्तक मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, बड़ी अच्छी किताब थी और इकोनॉमिस्ट थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया था कि साल दर साल अगर आप देखें, पिछले 100 साल का अगर आप आंकड़ा देखें, एक उदाहरण के तौर पे आपने खबर में देखा होगा इटली की हालत बहुत खराब हो गई है, 60-70 साल के सबसे बुरे इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रही है। फॉरेस्ट फायर्स इतने बढ़ गए हर जगह पे, है ना। आप उत्तराखंड जैसे हिल स्टेशन में आजकल वहाँ फॉरेस्ट फायर हो रहा है, सोचिए। तो जो स्थिति बनी हुई है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसको हम आंख मूंद के नहीं रह सकते हैं। और जो स्थिति बनी हुई है, मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, भारत की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो हम एक पेनिनसुला है, 3 तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। ऊपर से चाइना है, जब भी ब्रह्मपुत्र का बाढ़ का छोड़ता है असम में पूरा बाढ़ आता है। इधर नेपाल की स्थिति देखें तो जब भी हिमालय से पानी ग्लेशियर्स पता है आपके पिघल रहे हैं, वो पूरा बिहार यूपी में बाढ़ लाते हैं। तो हर तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले आपने याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिवर्स को कनेक्ट करने की बात बहुत बड़ी बृहत योजना की थी। हालांकि वो ज्योग्राफिकली इतना आसान नहीं था करना, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह की प्लानिंग की जरूरत है। क्योंकि आप विश्व भर में देखें तो यूरोपियन कंट्री जैसे डेनमार्क है, वहां भी बहुत बाढ़ आता है, लेकिन उसको लेकर उन्हें प्रॉपर्ली प्लान किया हुआ है। हमारे यहाँ पे कुछ जगह ऐसे जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मुंबई एक ऐसा शहर है, आर्थिक राजधानी हम कहते हैं। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति इतनी खराब हुई पिछले कुछ सालों में, मुश्किलात बढ़ गए हुए हैं। आप मुंबई को ही देखिए तो 7 द्वीप है, उनको जोड़ के बनाया गया है। और समस्या क्या होती है कि जब भी ज्यादा बारिश होती है, और आप कुछ साल से देख रहे होंगे कि बारिश कम समय के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम उसको संभाल नहीं सकता है। तो इन सब को लेकर कुछ अवधि की योजना बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज स्थिति ऐसी बनी है कि अगर अभी हम नहीं कुछ करेंगे तो इंडिया एक ऐसे इकोनॉमिक अपीवल के स्टेज में पड़ा हुआ है जहां पे इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं बार बार IMF कहती है इंडिया के पास वो तमाम चीजें जो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है अगर उसको और ज्यादा तेज नहीं दे, और इसमें जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी नहीं है, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, हम जैसे हर लेवल पे हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वरना जो स्थिति बाकी देशों को हुई है, आप देखिए पाकिस्तान के बाद की क्या स्थिति है, इतनी खराब है कि आना पड़ा और एक बहुत बड़ा फंड देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ते वक्त किसी भी आर्थिक विकास के योजना उसे फैक्टर करना बहुत जरूरी होगा नेहा जी। जी, चीन का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है यहाँ पर प्रत्युष की। चीन में जो है जो आर्थिक विकास दर है वहाँ पर कम हुई है। वहाँ पर भी जिस तरह से आप ग्लोबल वार्मिंग को एक चैलेंज मान रहे हैं, चीन में भी यही बातें, यही जो कारण है वो बताया जा रहा है कि आर्थिक जो तरक्की है वो शायद अब धीमी हो रही है तेज़ी से। इस एग्जाम्पल को किस तरह से इंडियन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस तरह से काम किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति का सामना भारत ना कर सके? नेहा जी, जहां तक चीन का सवाल है, इसके बारे में कोई पत्रकार शायद ही उतनी अथॉरिटी से बोल पाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हम पत्रकारों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। चीन से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। उनकी ग्लोबल मॉर्निंग पोस्ट 2-3 जिन्हुआ उनका खुद का एजेंसी है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का माउथपीस है। और माउथपीस होना एक बात होता है, दूसरा उनकी प्रोपेगेंडा कोई फैलाता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC का। प्रॉब्लम ये है वहां पे अंदरूनी मामले क्या है, कुछ ही ब्लॉग्स के जरिए जो भेजते हैं वो कितने सब्सटैंशिएटेड है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो हमारे कुछ मित्र वहां पे हैं बताते हैं, वहां पे आपको याद होगा 3 गॉज डैम करके एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया। वो इतना बड़ा है कि वहां पे हवांग हो ये साउथ चाइना सी से सारी जो नदियां बनती हैं, तो पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और वो डैम इतना बड़ा हो कि अपना भाखड़ा नगर आपको देखिए उसके साथ, ठीक
ठीक है, और इतना काम है ये अमूमन आप व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा डैम जब बनते हैं तो उसी दिन तय होता है कि वो टूटने वाला है। पिछले कुछ दिनों में इतनी बार उस डैम में दरारें आई हैं, पानी ओवरफ्लो हुआ है, इश्यूज हुए हैं, इसकी वजह से काफी बड़ा भाग चाइना का फ्लड रहा है, ठीक है। दूसरी बात, चाइना की पॉलिसीज रही हैं, वो चाहे एक्सपोर्ट के लेकर होगा, आपने देखा भी होगा विश्व भर की वहाँ बनती है। कोविड हुआ, हमें लग चुकी थी वहाँ के सामान की, आज स्थिति ऐसी बन गई है क्योंकि सारे शिपिंग रूट ब्लॉक हो चुके हैं, सप्लाई चेन टूट गया हुआ है, हर कंट्री की हालत खराब हो गई है। आपने देखा होगा पोस्ट को एक इलॉन मस्क बहुत खुश थे क्योंकि उनकी सारी चीजें अमेरिका में बनती थी, चाइना पे डिपेंडेंट नहीं थे, तो वो बेचारे बच गए, उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी रही, बाकी सारे कंपनीज अफेक्ट हुए हैं। तो समस्या ये है अगेन कि चाइना एक रियलिटी हमारे लिए है, चाइना हमारी जरूरत बन चुका है। भले हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, सब कुछ खुद बनाए, लेकिन चाइना हर एरिया में इतना आगे बढ़ चुका है कि आज अमेरिका को भी डर लग रहा है। जो बाइडेन जो भी नीति बनाते हैं, इससे पहले उनके पूर्व राष्ट्रपति बोले थे कि चाइना को हमें लेकर चलना पड़ेगा, बार बार टकराव की स्थिति मुश्किल हो सकती है। अभी आप खुद ही देखिए जो उनकी स्थिति ताइवान से बनी हुई है वो बड़ी मुश्किल वाली है। लोग कह रहे थे ना रशिया और यूक्रेन के वॉर से प्रॉब्लम होगा, असल प्रॉब्लम तब होगा अगर ताइवान और चीन का जंग शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर ये हुआ ना तो आपका सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप मार्केट सब असर होगा और उस पर ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। ये तमाम चीज है जहाँ पर चीन मौजूद है, हमें कहीं ना कहीं उसे समझ बूझ के लेना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये भी है कि चीन की जो नीति है वो चाहे उनकी सीपेक को लेकर है ना, बॉर्डर इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो भी आ रहा है उनकी है, वो हर जगह निष्फल भी हुई है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि नोशन में इंडिया को ही किनारा करने का, जो मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये सब चीज एक तरफ है, हमें खुद भी समझना पड़ेगा कि चाइना हमेशा से इस तरह की नीति रखा है, वो चाहे बॉर्डर को लेकर हो, डोकलाम में आपने देखा होगा, हमें खुद को मुक्त बनाना पड़ेगा। इसे लेकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने काफी सारे अच्छे स्टेटमेंट दिए हुए, काम भी करते हैं, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि चाइना भी एक रियलिटी है, ना सिर्फ जिस तरह की नीति रही है बल्कि वैश्विक स्तर पे। आपने ग्लोबल चाइना को सबसे बड़ा जो है कंसर्न इंडियन इकोनॉमी के लिए बताया है, और साथ ही जो ग्लोबल चैलेंजेस भी या ग्लोबल कारण जो इंडियन इकोनॉमी के पीछे जाने के रहे हैं, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि इन चैलेंजेस के लिए भारत सरकार ने एक नारा दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, और आत्मनिर्भर भारत में जो है आपने पहले जिक्र किया था कि MSMEs जो है मीडियम और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और आपको लगता है कि इस तरह से यहाँ पर जो उनका प्रदर्शन रहना चाहिए, जो 13.5% की हम बात कर रहे हैं, उनमें कितना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, कितना जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर में उन्हें काम करने को मिल पा रहा है? देखिए नेहा, जहां तक MSME का सवाल है, छोटे मझोले उद्योग जो होते हैं, अमूमन सामान्य परिस्थिति में उनकी जो सहभागिता होती है 40, 50, 60, 70, 80 तक चली जाती है, क्योंकि वो काफी काम करते हैं। अगर आप देखें, भारत एक ऐसा देश है जो केवल बड़े टाटा, बिरला, अंबानियों से नहीं बना, इन छोटी कंपनियों से बना हुआ है, तो अमूमन सामान्य परिस्थिति में उनकी काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन आपने देखा कुछ दिन पहले काफी सारे कदम उठाए गए थे सही वजहों से ही, जैसे नोटबंदी का मामला हो या GST का होगा, ये सब सही तरीके से काला धन को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, समस्या क्या हुआ, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के इलाके में जाइएगा, वहां पे जरी का काम करते हैं काफी सारे छोटे लघु उद्योग, ठीक है, छोटी छोटी उनकी खुद की प्रेस चलती है, कुछ सिलाई का काम करते हैं, ये सारे मार्केट कैश पे चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कि सारे ब्लैक हो, कैश रोज दिहाड़ी काम होता है, पैसे मिलते हैं। समस्या ये हुई कि नोटबंदी जब हुआ या फिर GST की बात आती है, सब GST के दायरे में आ गए, तो ये लोग को करना बहुत मुश्किल हो गया। हमने उनसे जब बात की, वो बोले कि भाई पहले जब हम काम करते थे चीजें सरल थी, आसान थी, अब समस्या ये है कि CA के पास जाओ, समझो तो GST रिटर्न फाइल करना पड़ता है पोर्टल में, वो समझ में नहीं आता है, GST क्या है और सर CA समझ में नहीं आता है। तो छोटे उद्योग जो है ना, ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को 2-4 होना पड़ता है। बड़ी कंपनियों के पास CA की बैटरी होती है, लॉयर्स की बैटरी होती है, छोटी कंपनियों के पास कोई नहीं होता है। उनके पास अमूमन देखे तो उनके इलाके में एक CA होगा तो कम से कम 200 का बैलेंस शीट चेक कर रहा होगा। तो समस्या ये है कि ऐसी परिस्थिति में कंपनियों को थोड़ा सा हैंड होल्डिंग देना बहुत जरूरी है। जिस भी तरीके से सरकार कुछ करते, आपने देखे तो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम के जरिए बहुत कुछ मदद किया है, लेकिन वो तो कर्ज के रूप में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी जो ऐसे बनाए ताकि उनके लिए चीजें सरल रहे।
आज की तारीख में किसी को करना, आपके देखो का स्टार्टअप का अच्छा माहौल बन गया, काफी सारे यंग लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, काफी उनके परिवार वंश तक मतलब हर वंश वहां पे काम करता रहा है, उन्हें मुश्किलात है। तो जब इन तरह की कंपनियों को मुश्किलें बढ़ेंगी जो ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली से आती हैं, तो उसका असर जीडीपी पर पड़ना लाजमी है। फिलहाल तो आपको शायद थोड़ा दिख रहा होगा, आगे आ रहा है, लेकिन अगर इन्हें जल्द मदद नहीं किया गया, क्योंकि पहले तो हम कोरोना का बहाना बनाए थे, कोरोना है, प्रॉब्लम हो रहा, अब कोरोना जा चुका है, अब हम रिकवरी में कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि इन कंपनियों के लगे हाँ सरकार हमारे मदद कर रही है, कदम दर कदम साथ चल रही है, तो मुश्किल बढ़ेंगे। फिलहाल तो उन्हें मुश्किल जरूर है कि जब बिजनेस की बात आती है, हमने चीन की काफी जिक्र उनसे छेड़ा था, तो बोलते हैं प्रत्युष भाई अगर हम एक गियर बनाते हैं, ठीक है आपने चीन को बनाने में बहुत अच्छी बात है, वही गियर हम बनाते हैं, हम खर्चों को लेकर एक गियर 150 रुपए का होता है, 15 रुपए में चीन से आ जाता है, तो सोचिए हमें हमारा मार्जिन कितना प्रेशर में आ जाता है। हम तो चाहते हैं उनकी चीजें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग जगह इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने कहा जीएसटी है, वन नेशन वन बातें हुई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों को लगता है कि उन्हें मल्टीपल टैक्सेशन के दौर से गुजरना है, जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा महंगा हुआ तो जाहिर है चीजें महंगी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी प्रत्युष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतनी व्यापक जानकारी हमारे सामने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी फिर से आपका। और अब आखिर में मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी बात रखना चाहते हैं तो कृपया info.justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर जरूर बताएं। आज के लिए शो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।